हर एक एनिमेटर को एक्टर होना जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्टर होना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, वो है जो सबसे आज कमी है जिससे वो है रीडिंग हैबिट। बुक रीडिंग जो हैबिट है वो ख़त्म हो गई आज। मतलब अब 99% मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ या और छोटे लड़कों से या यूथ से मिलता हूँ, तो उनमें पढ़ने का क्रेज नहीं। आप सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, हाँ, हम टटोल सके सही बात है, बिल्कुल सही। कौन सी चीज़ हमको पॉजिटिव चीज़ को उठाना, नेगेटिव चीज़ को उठाना है और नेगेटिव चीज़ को हमको दबाना है। तो ये ट्रेनिंग जो सेंटर थे मेरे फादर थे, तो वहाँ प्लस पॉइंट जो वो बचपन से मुझे वो एक शेप देते चले गए। यानी कहूँगा मैं कि मेरे जो भटकने का अंदाज था वो बदल गया था। अच्छा, जब आपको ट्रेनिंग मिलती है किसी के अंडर में, तो आपके भटकने का अंदाज बदल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन LTA पावर्ड बाय फ्रेमवर्क्स 2.0। इस चैनल में हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे एनिमेशन मूवीज क्या होती हैं, एनिमेशन मूवीज बनती कैसे हैं, स्टूडियो विजिट करेंगे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करेंगे और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे इस पहले एपिसोड में आज हम मिलेंगे मिस्टर आकार अवतार जैन से, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं एनिमेशन के, थिएटर के और सिने जगत के। सो लेट्स मीट हिम एंड टॉक अबाउट हिम। आकार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच गौतम। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी इस आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में आप बताइए हमको। कहाँ से शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या? ये जो मेरी जर्नी है, आर्टिस्टिक जर्नी जो आपने कहा, ये देखा जाए तो मूलतः मैं माँ के गर्भ से ही एक कलाकार के रूप में पैदा हुआ। ये स्वाभाविक स्थिति है मेरी, और यहाँ से यात्रा मेरी स्टार्ट हुई। लेकिन हम कहें कि उस प्रैक्टिकली जब ये मालूम चल गया सबको कि आर्टिस्ट है ये लड़का। हाँ हाँ। जब मेरे फादर एक बार लौट के आ रहे थे, ये बात है कम से कम याद नहीं आ रही है, मेरे फादर आए और मुझे एक दिन गार्डन ले गए। अच्छा। ऑफिस से आओ, गार्डन ले गए मुझे। और जब मैं 6 मंथ्स का था, ओनली 6 मंथ्स, और एक 6 साल का बच्चा क्या, 6 साल के बच्चे को वो गोद में ले गया और एक गार्डन था, और उस गार्डन पे खूब सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स लगे हुए थे, और जैसे गार्डन में खूबसूरत होता है। तो जैसे ही मैंने उस गार्डन में एंट्री ली, मैं रंगों के प्रति इतना पागल हो गया था। उन रंगों को देख के, उस कलरफुल से फ्लावर्स थे, उनको देख इतनी जिज्ञासा बढ़ गई थी, उनको टच करने की जिज्ञासा बढ़ गई थी। अच्छा। तो मेरे फादर ने जहाँ तक बताया कि मेरी उंगलियां जो है उन फ्लावर्स को, फूलों को टच करने के लिए ललचाई हो रही थी। तो जो ये उंगलियों का मेरा एक्शन था, ये तब मेरे पापा समझ गए कि आर्टिस्ट होगा। लेकिन ये तब प्रूफ हुआ जब मैं 2 साल का था, और मेरे फादर फिर एक बार शाम को ऑफिस से आए और मेरी मम्मी ने कुछ कागज़ दिए पापा के सामने, ऐसे फेंक दिए, बोले देखो। तो एक 2 साल के बच्चे ने, 2.5 साल के बच्चे ने उस पर स्पाइडरमैन बना रखा था। 2 साल के इसमें आपने स्पाइडरमैन 2 बना साल के लिया? बच्चे ने स्पाइडरमैन बना रखा। तो वहाँ से ये प्रूफ हो गया मेरे फादर को कि ये जो है आर्टिस्ट ही निकलेगा। ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसमें सपोर्ट बहुत रहा पापा का फादर का सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद पूर्वांचल के जो है जाने माने, मैं कहूँगा सशक्त हस्ताक्षर थे कला जगत के। अच्छा। थिएटर के, पेंटिंग के, साहित्य के जाने माने एक स्तंभ थे। तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लड में था मैं। तो पापा का सपोर्ट रहा, और वहाँ से एक यात्रा मेरी फादर के साथ उंगली पकड़ के मेरी की। और जो मेरे घर का माहौल था, नो डाउट वो कलाकारों का ही होगा। कोई मतलब पूर्वांचल के कोई जाने माने साहित्यकार आ रहे हैं, कभी कोई फिल्म मेकर आ रहा है, कभी मेरे घर के गार्डन में शूट चल रहा है। तो ये मतलब जो क्लैप की वॉइस होती है, इसमें बचपन में मेरा बीता, क्लैप में, कैमरा में, एक्शन में। तो ये भी एक बच्चे को प्रमोट करने के लिए, कहूँगा कि सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होता है ये एनवायरनमेंट। ये तो आपके वहाँ पे क्या कमर्शियल्स मूवीज बनती थी? कमर्शियल का तो इतना याद नहीं है, बट हाँ, दूरदर्शन गोरखपुर से शूट हुआ करता था। दूरदर्शन तक आपका वो था, रिलीज दूरदर्शन में था। हाँ। और वहाँ से कुछ पापा के फ्रेंड्स वगैरह आया करते थे, तो एनवायरनमेंट वही था, सीनियर्स जो आर्टिस्ट थे। तो
वो यात्रा में, ये सब मेरी यात्रा में लोग शामिल, कुछ कैमरामैन थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, एक कैमरामैन थे प्रेम परिहार जी, वो शामिल थे, वो बहुत अच्छा कैमरामैन था, आज भी वो कैमरामैन है दूरदर्शन, वो थे। और रफत थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, अशोक महर्षि हैं, दीप शर्मा, ये सब स्तंभ थे पापा के साथ, तो पूर्वांचल के थिएटर के स्तंभ थे वो, जाना माना नाम, आज भी जाना माना नाम। तो वो मेरे मैं कहूँगा उनका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यात्रा वहाँ से मेरी बचपन से वो पिता की उंगली पकड़ के स्टार्ट हो गई थी। हाँ, तो आकार, जैसे कि आपने पहले बताया कि आपके फादर भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो आपके ऊपर उनका क्या प्रभाव था एज एन आर्टिस्ट और एक पिता के रूप में? वो एक पिता तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे पिता थे वो। और वो हमेशा मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो वक्त है, समय है, मेरे फादर ने मेरे साथ बिताया। ये कह सकता हूँ, मैंने मेरे फादर के साथ लगा रहता था हमेशा। तो मुझे उनमें एक फादर से इंटरेक्ट मेरा कम होता था, एक आर्टिस्ट से इंटरेक्ट ज़्यादा होता था। तो मैं कहूँगा कि फादर का इम्पैक्ट था घर मेरे पे, मेरी पर्सनालिटी पे था, मेरे काम पे था, क्योंकि सपोर्ट उनका था। और इवन जब हम लोग बैठते थे अकेले में, तो पिता के रूप में मुझे समझाते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका आर्टिस्ट था अंदर का, वो कहीं ना कहीं आ जाता था सामने। उनकी बातों करने का तरीका, बात करने का तरीका, या प्रेजेंटेशन करने का तरीका, वो ही आर्टिस्टिक था। अच्छा। और कोई चीज़ समझाने का तरीका मैंने पापा से पूछता था। एक बच्चे का क्या होता है, प्रश्न बहुत होते हैं, हाँ। जिज्ञासा बहुत होती है बच्चे को, तो वो कभी भी किसी जिज्ञासा को मेरी दबाते नहीं थे, वो पैरालाइज नहीं करते थे, समझाते थे कि बेटा ये ऐसे है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो आर्टिस्टिक कॉर्नर है, वो वहाँ पे यूज होता था, इस्तेमाल होता था। तो कोई भी चीज़ समझाने के पहले मुझे एक्ट करके बताते थे। तो मतलब आपके पिता आपके पहले गुरु के रूप में हम हाँ, माने? गुरु के रूप में मेरे फादर हैं मेरे। और उन्होंने मुझे जो है, मैं कहूँगा कि एक जो कहूँगा काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर जिसे कहते हैं ना, कि ट्रेनिंग क्या है। हाँ। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है, आप सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, हाँ, हम टटोल सके। सही बात है, बिल्कुल सही। कौन सी चीज़ हमको पॉजिटिव चीज़ को उठाना, नेगेटिव चीज़ को उठाना है, और नेगेटिव चीज़ को हमको दबाना है। तो ये ट्रेनिंग जो सेंटर थे मेरे फादर थे, तो वहाँ प्लस पॉइंट जो वो बचपन से मुझे वो एक शेप देते चले। यानी कहूँगा मैं कि मेरे जो भटकने का अंदाज था, वो बदल गया था। अच्छा। आप जब आपको ट्रेनिंग मिलती है किसी के अंडर में, तो आपके भटकने का अंदाज बदल जाता है। तो मेरा जो पहली एकेडमी थी, वो मेरे फादर थे। तो मतलब आपके एक आर्ट में निखार लाने का काम आपके फादर ने किया? फादर ने, वो मेरे ब्लड में है, जीन्स में है। क्योंकि जब मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा मैं क्यों आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे फादर ने बताया कि बेटा तू नहीं आर्टिस्ट है, हमारी फैमिली में बहुत लोग आर्टिस्ट हैं। जब मैंने उसके बारे में पता लगाया, तो हमारी फैमिली में कई थिएटर आर्टिस्ट हैं, कोई फिल्म मेकर है, कोई साहित्यकार है। तो ये कहीं ना कहीं एक जीन्स के थ्रू चला आ रहा है। बट मैं जो यंग जनरेशन में बात करूँ, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहा अपनी फैमिली, और ये जर्नी आज तक चल रही है। अब मुझे एक और आपसे एक सवाल था मेरा, कि जैसे आप एनिमेशन से जब फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस हुए, तो आपने एनिमेशन को किस मतलब आपका क्या रहा उन एनिमेशन की फील्ड के साथ में, आपका नजरिया क्या था आपका, या आपने क्या सोचा कि ये कितनी आगे ले जाने वाली फील्ड होगी? एनिमेशन मुझे क्रेज, मेरी जो यात्रा थी बताऊँ, मैं एनिमेशन के पहले की यात्रा बताऊँ, तो ये कॉमिक्स से थी। कॉमिक्स में सुपर हीरोज थे, कॉमिक्स से मैं उठा आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि आर्टिस्ट था, कल्पनाशीलता मेरी ज़्यादा थी दूसरों से अगर हम कंपेयर करें, तो मेरी कल्पनाशीलता, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इन कंपेरिजन जो बाकी लोगों से ज़्यादा है। तो जब एक कैरेक्टर आया मेरी लाइफ में, वो था शक्तिमान। जब वो अवतरित हुआ पर्दे पे, तो जो सुपर हीरोज हम कॉमिक्स में पढ़ते थे, वो एक सुपर हीरो आया जो लाइव था, जिंदा। वो सबके ही सुपर हीरो हैं, पहले सबके सुपर हीरो हैं। उन्होंने हमें सुपर हीरो को एक्चुअली जीवंत करते हुए दिखाया। मैं कहूँगा मुकेश खन्ना सर के बारे में कि वो इंडियन सुपर हीरोज के पोस्टर बॉय हैं। एब्सोल्युटली सुपर हीरो कल्चर वो लेके आए, वीएफएक्स वो लेके आए। बिल्कुल। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी, ऐसा होता है गौतम कि बच्चा जब कार्टून देखता है, मूवीज देखता है, और ये सब सुपर हीरो की बात आती है, तो वो
थोड़ा सा क्या कहूँ, तो उसका मुंह आंखें फट जाना, वो एक उसके लिए क्रेज, एक उसके लिए गॉड होता है, एक आइडियल होता है। सही बात है। तो बच्चा यूं देखता है सुपर हीरोज को, लेकिन जब लाइव सुपर हीरो आए, कोई इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉमिक से निकल के पर्दे पे आ जाए, ऐसा सुपर हीरो जिसको हमने आज तक कॉमिक में नहीं देखा, वो पर्दे पे आया, तब जाके मैं शक्तिमान के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। और एनिमेशन का मेरा जो डिसीजन है वहां से लिया कि नहीं, मैं एनिमेशन करूंगा, मैं वीएफएक्स करूंगा। बट शक्तिमान एक लाइव एक्शन सीरीज है और आप एनिमेशन, तो क्या वीएफएक्स देख करके और वो एक इन्फ्लुएंस मानूंगा या फिर एक सुपर हीरो की जर्नी के हिसाब से देखेंगे उसे? कॉमिक्स में तो था मेरा क्रेज, बट कहीं ना कहीं जब किसी चीज को मैं कहूँगा ना, एक ऊर्जा मिल जाए, जीवन मिल जाए, तो जब मैंने लाइन्स स्केचेस बनाता था, ड्राइंग करता, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे रोकी हुई प्रतीत होती थी। बट जब मैंने एनिमेशन देखा, ये वीएफएक्स देखा, तो मेरा यही डिसीजन हुआ कि मैं कॉमिक में नहीं, एनिमेशन में इसलिए जाऊंगा क्योंकि वहाँ जीवंत कर सकते हैं अपनी रेखाओं, उन रेखाओं में ऊर्जा भर सकते हैं। वो एक क्रिएटिव का सागर है, क्रिएटिविटी का सागर कहेंगे हम एनिमेशन को, जिसमें हम हमारे हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। हम उसके बियॉन्ड हैं, हम अपनी इमेजिनेशन के 180 डिग्री हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनिमेशन को लेके मेरा क्रेज बढ़ा, वीएफएक्स को लेके बढ़ा। तब उसे में नॉलेज नहीं थी कि एनिमेशन अलग है, वीएफएक्स का पार्ट अलग है, बट ये था हाँ, शक्तिमान देखने के बाद नहीं, मुझे ये करना है। तो मेरी वो एक मानसिक रूप से मैं रेडी हो गया था, मुझे अब इसमें जाना है। सही बात। लेकिन साथ में मैं थिएटर भी कर रहा था। अच्छा, एक्टिंग में भी थे? एक्टिंग में, क्योंकि मुझे सही बताऊंगा, सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे एक्टर बनना है। आज भी मैं कहीं ना कहीं मौका देखता हूँ, तो एक छोटा सा थिएटर ग्रुप है हमारा इंदौर में। हम कहीं ना कहीं हमको जब मौका मिलता है तो हम थिएटर पे, स्टेज पे, और बहुत ज़्यादा नहीं, हम 4-5 लोग हैं, हम कभी हमको प्रोग्राम करने का मौका मिलता है तो हम स्टेज पे करते हैं। हम वो चीज़ हम दबा के नहीं रखेंगे। मेरा जो पार्ट है एक थिएटर वाला, एक्टिंग वाला, वो मैं उसको मारूंगा नहीं, कभी उसको गला नहीं करूँगा, वो लेके मैं चल रहा हूँ, और वो चीज़ मेरे काम आ रही है एनिमेशन में भी। हाँ, बेसिकली हम अगर वही मैं बोलने वाला था आपसे कि एनिमेशन, हम एक एनिमेशन आर्टिस्ट को एक अच्छा एक्टर होना ही चाहिए, वो तो है ही। हर एक एनिमेटर को एक्टर होना जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्टर होना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, वो है जो सबसे आज कमी है जिससे, वो है रीडिंग हैबिट। बुक रीडिंग जो हैबिट है वो ख़त्म हो गई आज। मतलब अब 99% मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, या और छोटे लड़कों से या यूथ से मिलता हूँ, तो उनमें पढ़ने का क्रेज़ नहीं, उनमें पढ़ने पलटने का क्रेज़ नहीं, उनमें पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो जो रीडिंग हैबिट है, लैक ऑफ रीडिंग हैबिट, बुक्स की जो रीडिंग है नहीं हो रही है, उसके कारण प्रॉब्लम्स है। ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सही है। क्योंकि हमारे पास हमारा जो इतिहास है, या हमारा जो हिस्ट्री, माइथोलॉजी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मिथ नहीं है वो हमारा संस्कृति है, हमारी हिस्ट्री है। वो मैं मिथ यूज़ नहीं करूँगा, मैं माइथोलॉजिकल वर्ड में यूज़ करता नहीं, वो मिथ नहीं है, राम मिथ नहीं है। लेकिन हम जब शास्त्रों को उठाएं, पुराणों को उठाएं, तो हमारे पास इतने ज़्यादा पात्र हैं, इतने ज़्यादा पात्र हैं जो जिसकी, और इतनी ज़्यादा फैंटेसी हमारे हिस्ट्री में, हमारे आध्यात्म में। बिल्कुल इस फैंटेसी के सामने हॉलीवुड कम हो जाए, फीका पड़ जाए। बट ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन पन्नों को उठा के नहीं देखते। जो भी जितने भी पात्र हैं वो पन्नों के नीचे दब के रह गए। ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये लैक ऑफ बुक रीडिंग। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी का जो हमारी एनिमेशन की इंडस्ट्री, वीएफएक्स इंडस्ट्री जो है, जैसे कि आपने देखा कि बाहुबली आई, ब्रह्मास्त्र आई, और भी आने वाले इसमें हम देख रहे हैं आदि पुरुष आने वाली है, और भी ऐसे हम बहुत सारी ऐसी मूवीज देख रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वीएफएक्स एनिमेशन बहुत अच्छा, एक हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा माइलस्टोन, काइंड ऑफ माइलस्टोन बोलेंगे जिसे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री आज की डेट में हॉलीवुड के लेवल पे है, या इसे और आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हॉलीवुड तो मैं नहीं कहूँगा, क्षमा चाहूँगा उसके लिए, हॉलीवुड नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड तक नहीं पहुँचूंगा। बॉलीवुड में प्रॉब्लम ये कि जो टेक्निकल लोग हैं वो अपने आप को गलत फहमी कि वो क्रिएटिव है। सॉरी, आपको कहीं ना कहीं आर्टिस्टों को लेकर चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक हूँ, मैंने पेंटिंग करेगी, स्केचेस भी करता हूँ, लेकिन मैं एनिमेशन भी कर रहा हूँ, मैं फिल्म हाँ। मेकिंग भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मेरा जो नजरिया है फिल्म मेकर्स को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके, वो अलग होगा, क्योंकि मेरे पास विजुअलाइजेशन की पावर तो है, बट उसको उतारने की भी पावर है, सही बात। ऑन पेपर भी और स्क्रीन पे। तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं मैंने देखा वो टेक्निकली तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, जब क्रिएटिव पार्ट आता है तो वो उनको कॉपी करनी पड़ती है, और उस कॉपी को कहते हैं वो इंस्पिरेशन, बट बंध जाते हैं काइंड ऑफ, वो एक एक वो अपने आप- बंधन में हो जाते हैं। वो एक अपने आप को बताऊंगा कि कुएं में, कुएं का जो मेंढक होता है, तालाब की या मछली कहेंगे, तो वो अपने को बियॉन्ड कर लेते हैं कि हाँ इसके ऊपर नहीं, बट हम इसके ऊपर जा सकते हैं। अब हम एग्जांपल देता हूँ मैं, सैड एग्जांपल, पठान मूवी में काफी जो शॉट्स हैं ट्रेन वाले वो जैकी चैन की मूवी से, उस इंस्पिरेशन नहीं कहेंगे आप, उसको कॉपी कहेंगे, ये प्रॉब्लम है। और एक अब ये बाहुबली बहुत अच्छा एग्जांपल है, नो डाउट, पर वो वीएफएक्स की हम बात करें, वहां पे मैंने देखा, जब उनके मैंने मेकिंग देखी बाहुबली की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्री प्रोडक्शन की बहुत हेल्प की। अगर प्री प्रोडक्शन बनवाए मूवी का, प्रॉपर प्री प्रोडक्शन हो मूवी का, कॉन्सेप्ट आर्ट हो, कॉस्ट्यूम्स हो, शॉर्ट्स डिविजन्स हो, रफ स्टोरी बोर्ड हो, फाइनल स्टोरी बोर्ड हो, कलर्ड स्टोरी बोर्ड हो, मैं कहूँगा फिल्म एक बेहतर फिल्म बनेगी, हॉलीवुड की टक्कर, इम्पैक्टफुल मिलेंगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल है अवतार। अवतार का प्री प्रोडक्शन कम से कम 2-3 साल से चल रहा है, और मेरे पास तो प्रॉपर एक बुक्स है मेरे पास अवतार की, द आर्ट ऑफ अवतार, मैं इसलिए रेगुलर उनको अपने कलेक्शन में रखता हूँ। अगर हम उन बुक्स को देखें तब हमको मालूम चलेगा कि कितना प्रॉपर प्री प्रोडक्शन किया उन्होंने, कितना टाइम दिया प्री प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपकी नींव अच्छी नहीं है तो इमारत बन नहीं पाएगी। तो टेक्निकल हो, अच्छी बात है, टेक्निकल होना जरूरी है, बट साथ में क्रिएटिव भी हो। सही बात। टेक्निकल सेक्शन के साथ में हमारे को हमको क्रिएटिव भी creative- उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। होना पड़ेगा। हाँ। और ये शुरुआत होगी एकेडमी से। अच्छा। अगर जो यूथ पढ़ रहा है आज के टाइम में, वैसा मैं कुछ स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब भी काम करता हूँ मिल जाते हैं स्टूडेंट, तो मेरा एक ही प्रश्न होता है क्या कर रहे हो, तो बोलते डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग, एनिमेशन फिल्म मेकिंग। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे ये मालूम चलता है कि डिप्लोमा इन एनिमेशन फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकिंग नहीं है, ओनली एनिमेशन है, ओनली डिप्लोमा है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आप स्टूडेंट्स को बना रहे हो, तो क्रिएटिव बेस्ड कब बनाओगे? उनको स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि स्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सटीरियर शॉट क्या होते हैं, एरियल क्या होता है, इस शॉट के बाद इस सीन के बाद क्या होता है, कितने कई शॉट मिलके एक सीन बनाते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग, लैक ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं है एकेडमीज में। एकेडमीज को साथ में एक्टिंग फॉर एनिमेशन क्लासेस होनी चाहिए, एक्टिंग सिखानी चाहिए, उनको डायरेक्ट डिलीवरी सिखानी चाहिए, उनको स्क्रिप्टिंग सिखानी चाहिए कि हम कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, तब जाकर आप अच्छे एनिमेटर बन पाओगे, अच्छे फिल्म मेकर या आर्टिस्ट बन पाओगे। नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में कर रहे हैं जो एक्टिंग ऑफ एनिमेशन और ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया है जिन्होंने। ऐसा मतलब हम किसी एक बायस इस पे नहीं रह सकते, बट हाँ ये सारी चीजें एक फिल्म मेकिंग, एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग के लिए जरूरी है। ये मैं आपकी बात बिल्कुल सही, ये बेसिक है। जी। तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी एकेडमी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल जितनी भी इंडिया में एकेडमी सबको मैं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल ये पार्ट होना चाहिए। आई टोटली एग्रीड। अच्छा, जैसे कि हमारी एक बात हुई थी, आपने कॉमिक्स की बात की थी जी। तो इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री का एक जो पहले हम जो नागराज और ध्रुव, एक राज कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स और एक जो कॉमिक्स का एरा था हमारा, वो आज की डेट में क्यों नहीं दिख रहा है? और हमारे इंडियन कॉमिक बुक हीरोज पे आज तक किसी ने मूवीज क्यों नहीं बनाई? तो मतलब ये क्या, इसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? पहली प्रॉब्लम जो है, ये भी दुर्भाग्य हमारा, वो है हिंदी भाषा। हमारी जो हिंदी भाषा ही है, वही हमारे लिए भी दुर्भाग्य हम समझते हैं उसको। जितनी भी पब्लिकेशन है पुराने 97 वाले, चाहे वो राज कॉमिक्स हो, मनोज हो, या डायमंड तो इंग्लिश में निकालता था, बट जितने सुपर हीरोज है वो राज कॉमिक्स के पास है। अब तक के इंडिया के जो बेहतरीन सुपर हीरोज है बिल्कुल वो राज कॉमिक्स के पास है। बिल्कुल सही। सेकेंडली हम मनोज कॉमिक्स की बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? वो इंग्लिश, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हिंदी, दूसरा प्रॉपर मार्केटिंग ना होना, और थर्ड जो पॉइंट है वो है आप जो 80s का जो एरा था वही आप एरा लेके चल रहे हैं। 2023 हो गया, वो एरा आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको नए आर्टिस्ट लाने पड़ेंगे, आपको स्टोरीज नहीं लानी पड़ेंगी, हर सुपर हीरो का डार्क साइड भी दिखाना पड़ेगा। आजकल जो डार्क साइड वाली वेब सीरीज है, सुपर हीरोज है, वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं आपको 2023 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, बट ये हमारा, मैं कहूँगा हमारा सबका अच्छा टाइम है कि कुछ नए पब्लिकेशन आगे आए, जिसमें से कुछ नाम लूँगा मैं। बुलसाई है, स्वयंभू कॉमिक्स है, और अपना ये राज कॉमिक्स बहुत अच्छा काम कर ही रही है, और शक्ति कॉमिक्स है जो पुराने हीरोज को दोबारा रिप्रिंट कर रही है, और रेडियंट पुराने कॉमिक्स हीरो है। मींस नागराज और Radiant- बाकी। पुराने हीरोज में जैसे कि कुछ फैंटम है, मैंड्रिक है, ओके। उनको इंडिया में वो लॉन्च कर रहे हैं, शक्ति हम्म। कॉमिक्स, और रेडियंट कॉमिक्स है जो नई लॉन्च हुई है। ये सब मित्र हैं मेरे और अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग अब कुछ चीजें लेके आ रहे हैं जिससे मार्केट अब अप हो रहा है, उनको बूस्ट मिलेगा मार्केट को। और प्लस पॉइंट क्या है, किसी भी पब्लिक जो पब्लिशर्स है जितने भी इंडिया में, किसी में कंपटीशन नहीं है, सब में एका है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ये प्लस पॉइंट है। और इसी में एक पब्लिकेशन उठ के आया है, मैं कहूँगा बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट लिया है, वो है सिनेमिक्स। अच्छा। ये अब कॉमिक्स की बात उठी है तो मैं जरूर उनके बारे में कहना चाहूँगा सिनेमिक्स के बारे में। सिनेमिक्स जो है उसके ऑनर है मिस्टर अजितेश शर्मा, जो कि इंटरनेशनल फैशन फिल्म मेकर है, इंटरनेशनल लेवल के, और उन्होंने कॉमिक्स स्टार्ट करी, फिल्म मेकर भी थे और कॉमिक्स का भी था। तो जब मेरे पास आए तो उन्होंने, उनका जो पहला कॉन्सेप्ट था सुपर हीरोइन, वो है रीवा। और वो स्टोरी जब लेके आए और बोला कि ये स्टोरी है और कॉन्सेप्ट उसका रीवा है, तो मैंने बोला कि चलिए इसको मैं करता हूँ। उनके पास स्टोरी उतनी थी नहीं, स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे ओरली थोड़ा समरी दी और नरेट किया, और मैंने कंप्लीट एक कॉमिक्स बना के उनको। तो वो रीवा जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉमिक्स सिनेमिक्स का, ये कहूँगा सिनेमिक्स की यात्रा जो है वहाँ से स्टार्ट हुई। तो रीवा मैंने बना के दी, अच्छा गया, आउटपुट अच्छा है उसका, और भगवान के आशीर्वाद से उसकी कॉमिक्स आ रही है मार्केट में। तो वहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई मेरी सिनेमिक्स के साथ। बट उस समय सिनेमिक्स नाम रखा नहीं गया था। फिर उनके साथ कई, अजितेश शर्मा जी के साथ मैंने कई काम की, और उनकी काफ़ी फिल्में आई, एनिमेशन फिल्म भी आई है, उनके लिए एनिमेशन भी किया, आर्ट डायरेक्शन भी किया। अभी 2 साल पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आकार हमें प्रॉपर कॉमिक्स पब्लिकेशन डाल, और जिसका नाम होगा सिनेमिक्स। तो मैं बोला कि सिनेमिक्स, तो बोले हाँ आकार सिनेमा, क्योंकि उनका सिनेमा का भी जॉनर है कॉमिक्स का भी, तो उन्होंने इसको किया सिनेमिक्स। और वहाँ से उनके एक है कैरेक्टर बिली, वो बहुत मार्केट में हिट हो रहा है। बिली है, रीवा है जो हमने बताया मैंने, और 1-2 और सुपर हीरोज आने वाले हैं, उनका मैं नाम अभी रिवील नहीं कर सकता। जी वो आपको नेक्स्ट कॉमिक कॉन में जरूर लॉन्च होगा वो। उसके लिए अजितेश शर्मा जी मेरे पास आए, बोला आकार पुनः मैं तुम्हारे पास आया हूँ, एक नया सुपर हीरो है और तुम कर सकते हो। वो कई आर्टिस्टों के पास गए, 12-13 आर्टिस्टों के पास गए, फिर वो मेरे पास आए, बोला आकार वो कोई डिजाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो दोनों सुपर हीरोज है वो हमारे कल्चर से जुड़े हुए, तो बाहर कंट्री का आर्टिस्ट जो हमारे कल्चर को जानता नहीं, उस डिजाइन नहीं कर सकता उन कैरेक्टर्स। सही बात है। तो उन कैरेक्टर्स को मैंने डिजाइन किया, और प्लस पॉइंट है जितेश शर्मा जी में कि उन्होंने मुझे प्रॉपर समय दिया। उन्होंने मुझे दिए 2-3 मंथ से, क्या 2-3 महीने में उनको सुपर हीरो निकालना है, बट मैंने 9 मंथ्स लिए। 9 महीने बाद मैंने उन सुपर हीरो को फाइनली उनको हाथ में रखा। तो अब जाके वो मैं कोशिश में हम लोग की नेक्स्ट कॉमिक कॉन में, हम मुंबई कॉमिक कॉन में शायद हम लॉन्च कर दें सुपर हीरोज को बड़े लेवल। अब जब हम कॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि जैसे कि आज के हमारे इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के जो सेक्शंस हैं, जैसे नागराज हो गए, ध्रुव हो गए, ये तो हमारे इंडियन कैरेक्टर्स। अब जैसे स्पाइडरमैन, आप स्पाइडरमैन में भी हमारा इंडियन कल्चर उन्होंने दिखाया है। एक पवित्र प्रभाकर नाम का कैरेक्टर उन्होंने जो बनाया है, और बहुत सारे इंडियन सुपर हीरोज भी क्रिएट हो चुके हैं, जैसे चक्र। हाँ। तो ये और बहुत सारे राइटर्स जो हैं जिन्होंने महाभारत दोबारा लिखी, रामायण दोबारा लिखी, जो कि महाभारत का जो एक नया वर्जन, जो साईफाई वर्जन जिसको हम बोलेंगे, एक वो आया था। तो ये हमारी कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि बाहर के कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर में आ रहे हैं और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे इधर ही हैं आज की डेट में? प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा कल्चर है, देखिए कोई भी कल्चर, किसी भी कंट्री का कल्चर, उसके मैं कहूँगा चाहे वो फिल्म हो चाहे वो कॉमिक हो, उसमें दिखता है। ओके। जितने भी हम अमेरिकन सुपर हीरोज को देखें तो उनमें उनका कल्चर है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम सुपर हीरोज तो बना रहे हैं, सुपर हीरो आए, कृष्ण बनिए,
रावण बनी या और भी और भी सुपर हीरो आने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर मिलता है। उसका रीजन क्योंकि हमारा वही, जो कल्चर है देश वही का, वही वही जो हमारा देश का कल्चर वो वेस्ट की ओर जा रहा है। हम्म, तो कहीं ना कहीं हम इतने ज्यादा प्रभावित हैं उनसे कि हम अपने सुपर हीरोज में अपना कल्चर नहीं दिखाते। हाँ वही हमारी जो खुशबू है वो खत्म हो जाती है। तो जब हम देखते हैं क्रिश को या किसी इंडियन सुपर हीरो को, तो हम तुरंत कंपेयर करते हैं एवेंजर्स से। ये है, बट ये बात शक्तिमान में नहीं थी। हम्म, हम शक्तिमान की बात करें तो उस समय वीएफएक्स प्रॉपर नहीं था, बिल्कुल सही। क्रोमा प्रॉपर नहीं था। बट मुकेश खन्ना सर ने जब वो शक्तिमान लॉन्च किया तो वो ऐसा सुपर हीरो था जिसका एक तो इतिहास बहुत बड़ा था। हम्म, ठीक है, आप जितने भी सुपर हीरोज देखो, बैटमैन की हम बात करें तो बैटमैन एक्सीडेंटली बैटमैन बन गया, उसके मदर फादर की क्रिमिनल ने मर्डर किया, वो बैटमैन बन गया। सुपरमैन, एलियन, आयरन मैन उसको आर्मर पहनता हुआ आयरन मैन बन जाता है। स्पाइडरमैन को एक्सीडेंटली मकड़ी ने काट लिया तो स्पाइडरमैन बन गया। पर हम शक्तिमान की बात करते हैं जब, तो वो प्रकृति द्वारा सिलेक्ट किया हुआ एक जीवात्मा थी कि प्रकृति ने इसको सिलेक्ट किया था कि ये शक्तिमान बनेगा, ये तमराज किल्विश को अंत करेगा। तो और इतना बड़ा इतिहास है उसका शक्तिमान का, द्वापर युग से लेके कल युग तक ऐसा सुपर हीरो आज तक नहीं आया, मान आया जिसका इतिहास इतना बड़ा और हमारे कल्चर से जुड़ा होता। तो जब वो हमारे कल्चर से जुड़ा तो हमको अपील करेगा सुपर हीरो, इसलिए हमने शक्तिमान को एक्सेप्ट किया और आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं शक्तिमान को। आज भी हम ओम को, शक्तिमान को उतना ही वेट है जैसे हम 97 में करते थे टीवी पे एपिसोड। मैं तो 2 घंटे पहले बढ़ जाता टीवी के सामने। तो वो एक प्रभावशाली चरित्र रहा है मुकेश खन्ना जी का, बहुत ही एक भीष्म पितामह के बाद में उनका एक बहुत प्रभावशाली चरित्र अगर रहा है तो वो शक्तिमान रहा है। अब बात चली है मुकेश खन्ना सर की, तो मैं एक बात अपनी रखना चाहूंगा जी जी। कि मैं तो मुकेश सर को पर्सनली जानता हूँ। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर था वैसे भी, कि मुकेश खन्ना जी के साथ में आपने इतना समय निकाला, आपने इतना समय गुजारा है और उनके आपने चरित्र भी देखे हैं, उनको आपने रियल लाइफ में भी देखा है और एक सुपर हीरो, एक भीष्म पितामह के कैरेक्टर को छोड़ के मुकेश खन्ना जी का जो एक सेक्शन है, जो खुद है मुकेश खन्ना जी, उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव और उनका काम करने का काम को लेकर के आपके ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है? देखिए, मुकेश सर के साथ मैंने काम तो नहीं किया, बट जब मैं मुंबई पढ़ने गया फर्स्ट टाइम, एनिमेशन करने गया, हाँ, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे, तब उनके पीए थे और उन्होंने मुझे बोला बेटा 2 दिन बाद हम मुकेश सर मिलेंगे। तो मैं मुकेश खन्ना सर का सारे धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मुझे मौका दिया। 2 दिन बाद उनका कॉल आया, बुलाकर मिल आ जा, उनके पीए का फ़ोन आया कि अगर आप सर बुला रहे हैं। तो मैं गया और वहाँ से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई, जब मैं उनके पास जाने आने लगा। अभी तक उनके साथ मैंने कोई वर्क किया नहीं, बट आज भी मुझे शक्तिमान का वेट है। मैंने वेट करता रहा कि सीज़न 2 आएगा शक्तिमान का, मैं काम करूँगा या मूवी आने वाली है। बहरहाल, तो मुकेश सर को जब मैंने करीबी से देखा, उनके बात करने का तरीका, उनका पर्सोना देखा, तो मुझे आज मैं ये बोलता हूँ, जहाँ शक्तिमान अनाउंस करी मुकेश सर ने, कि जिस एक्टर को, कोई भी एक्टर हो, जिस एक्टर को शक्तिमान बनना है, पहले वो रियल लाइफ में मुकेश खन्ना बने, क्योंकि शक्तिमान से मुकेश खन्ना नहीं है, मुकेश खन्ना से शक्तिमान। तो अब कौन आएगा लड़का, कैसे होगा, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन उनका जो कंपटीशन है, आज के शक्तिमान का कंपटीशन आज से 25 साल पहले वाले शक्तिमान से है। तो ये अब क्या होगा, कैसे होगा, इसका जवाब उसी के पास है। और आपने कितने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कितने कॉमिक बुक प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एक आपका जो वर्क करने का जो एक स्टाइल है, वर्क फ्लो क्या है, और प्लस आपका इंस्पिरेशन क्या है, आप किससे इंस्पायर्ड हैं? एक होता है कि हम किसी एक आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड होते हैं हमेशा, तो हम उन्हीं को देख करके आर्टिस्टिक जर्नी चालू करते हैं या फिर उनको देख करके हम आर्टिस्ट बनते हैं। तो आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन? मुझे इंस्पिरेशन तो मैं कहूँगा कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को बाउंड नहीं करना चाह रहा था। जब हम किसी को आइडल मान लेते तो हम बाउंड हो जाते हैं। बट ठीक है, आइडल मानना भी जरूरी है। हाँ, कहीं ना कहीं हमको एक की चाहिए, एक बैकअप चाहिए, हाँ, गियर चाहिए, एक पुश चाहिए, पुशअप चाहिए कि हम फर्स्ट गियर लगाएं। तो अगर हम स्केचिंग की बात करूँ, कॉमिक की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं एलेक्स रॉस से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो मार्वल के
वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट एलेक्स रॉस। बहुत रियलिस्टिक जहाँ पे मेरे काम में जो रियलिस्टिक अप्रोच आता है तो मेरे सबकॉन्शियस में एलेक्स रॉस रहता है। इंडिया की बात करें बिल्कुल तो सही। इंडिया में बात करूँ तो मुझे मुकेश सिंह का काम बहुत अच्छा लगता है। मुकेश सिंह, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जाने वाला। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट। ये दो आर्टिस्ट हैं जो मेरे लिए हमेशा आइडल रहेंगे और आज भी हैं। और मैं भाग्यशाली मानूंगा कि मुकेश सिंह सर ने मुझे एक बार तो कॉल पे बात हुई, बड़े हम्बल पर्सन है, तो उन्होंने मुझे खुद की कॉमिक्स देवी उन्होंने एक ऑटोग्राफ करके दी, तो आज ही मैंने बड़ी संभाल के रखी। मुकेश सिंह जी। मुकेश सिंह जी ने मुझे आर्ट कॉमिक दी, वो आज ही मैंने बड़ी सहेज के रखी है। तो मौका होगा तो मैं कभी आपको जरूर दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ एक्टिंग मैं बात करूँगा तो एक्टिंग में अगर दिलीप कुमार जी से कुछ नहीं सीखा आपने तो कुछ ही सीखा। अगर आप दिलीप मतलब- कुमार से, अगर कोई एक्टर है हम्म। और दिलीप कुमार साहब से कुछ नहीं ले पा रहा तो एक्टर नहीं बन सकता। मतलब दिलीप कुमार जी आपके एक आइडल के फॉर्म Favorite में। और जब डायलॉग डिलीवरी की बात आती है कि डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, कि आवाज़ को कैसे बोलना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा सबसे अच्छा इंस्पिरेशन है वो है मुकेश खन्ना। तो मेरे फादर भी मुझसे पेपर्स पढ़वाते थे अच्छा। कि धीरे धीरे पढ़ भी थी, क्योंकि फास्ट नहीं, धीरे धीरे पढ़। सही बात। हाँ मैं आज जाऊँगा, धीरे धीरे। एक एक शब्द क्लियर एक शब्द। सुनाई देना तो, चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एनिमेशन, जब मैं एनिमेशन करने गया मुकेश सर से मुलाकात हुई मेरी, तो मुकेश सर ने मुझसे बोला कि आकार एक्टिंग में बहुत लोग लगे हैं, मत कर, बहुत टफ है, एनिमेशन कर, आगे के ज़माने ही है। उस समय थोड़ा नाराज़ हुआ मैं, 2006 की बात है, छोटा था, स्कूल में था, लेकिन आज वो समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बोला था। तो आज मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था मुझसे इसको साइड में रखा, एक्टिंग। हाँ एक्टिंग साइड में है। मेरा नेचर है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता काम के लिए। जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा जो रिलेशन है, उनसे जो काम आ जाता है मैं कर रहा हूँ। एक्टिंग की जब बात आई तो मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद का ग्रुप होगा। तो मेरे कुछ हैं मित्र, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट, दिविज बागड़ी, तो उनका ग्रुप है, उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया। आज हम भगवान की लीलाएं करते हैं थिएटर में, भगवान की लीलाएं दिखाना, कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग का इस्तेमाल अपना कर रहा हूँ। और अभी हमारी योजना है, हम एक टेलीफिल्म बनाने की योजना चल रही है हमारी, जिसमें लीड रोल में मैं रहूँगा, दिविज बागड़ी रहेंगे। उस पर योजना चल रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते हम किसी के सामने जाएं, हाथ फैलाएं। हम अपना काम दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बुलाओगे। तो इस पर योजना चल रही है, काम चल रहा है। एक भजन हमने बनाया था, शूट किया था, लाइव एक्शन, वो हमने किया। उसको मॉस्को में बहुत पसंद किया जा रहा है। मॉस्को में जब वो यूट्यूब पर रिलीज किया तो मॉस्को से हमको काफ़ी अच्छे रिव्यूज आए, लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें भी मेरा रोल है। अच्छा। मेरे मित्र दिविज जी, उनका भी रोल है। एक डांसर भी ओडिसी, अनमोल तिवारी, बहुत अच्छी फेमस इंटरनेशनल डांसर है, वो भी उस एल्बम में। तो वो मतलब वो भजन है। वो हाँ, वो भजन है भगवान अच्छा। का। और ठीक। हमने स्टार्टिंग करनी थी, हमको हमने चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है टेलीफिल्म। अच्छा। क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अच्छा। जल्दी हम इसकी सूचना देंगे पब्लिक को। और आपके एनिमेशन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कितने किए हैं? एनिमेशन मैंने बहुत कम किया, लेकिन एनिमेशन की जो मेरी यात्रा थी वो मेरी 5th क्लास से स्टार्ट हुई। अच्छा। 5वीं में था मैं, और एनिमेशन का मुझे मौका दिया था रेनबो कंप्यूटर आर्ट्स, जो इंदौर की कंपनी थी, और उसको मिस्टर संजय जैन देखते थे। अच्छा। तो मैं छोटा था, उन्होंने मुझे चांस दिया, बोले बेटा काम करो। तो वहाँ से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई। एनिमेशन में मुझे ज़्यादा वर्क नहीं किया मैंने, बहुत अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगा, मैंने काम कम किया, प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा किया मैंने। हाँ, एनिमेशन की पूरी नॉलेज है, क्लासिकल एनिमेशन की, डायरेक्शन की। तो फिर मैं मुंबई जब पढ़ने गया, वहाँ मुझे मेरे बहुत क्लोज कहूँगा, मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा पार्ट है वो मिस्टर अभिषेक भारद्वाज। वहाँ से मुझे डायरेक्शन का जो है इंस्पिरेशन मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया। फादर तो करते थे डायरेक्शन में, फिर वहाँ से मुझे प्रॉपर एक यंग डायरेक्टर का, यूथ डायरेक्टर का, वहाँ से मुझे एक नई फिल्म मेकिंग के बारे में मालूम चला। उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिया। अच्छा। बोलते थे आकर तो स्टोरी बोर्ड कर। अच्छा। स्टोरी बोर्ड कर, क्योंकि तेरी इमेजिनेशन ऑन पेपर ऑन स्क्रीन दोनों परफेक्ट है। हाँ सही बात। तो उन्होंने स्टोरी बोर्ड करवाया, तो वहाँ से मुझे शॉट के बारे में मालूम चला। एरियल शॉट क्या, चलो एंगल यहाँ लेना है, कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक कहाँ होती है। तो हाँ, तो आकाश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अभी जो न्यू जनरेशन जो है, जो एनिमेशन कर रही है, जो एक फिल्म मेकर एनिमेशन आर्टिस्ट बनना चाहती है, उनके लिए आपके क्या सजेशन है? सजेशन यही है कि एक तो मोबाइल से निकलो बाहर, आंखें खोल के चलो, कान खोल के चलो, सुनने की आदत डालो सीनियर्स।
दूसरा है बुक रीडिंग, मैंने पहले भी कहा था, हम्म, रीडिंग हैबिट डालो। आप नहीं पढ़ोगे आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे। और तीसरा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे फादर बताते थे कि वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे, राइटर भी थे, फिल्म मेकर भी थे, पैदल चलो। अब यहाँ पर पॉइंट होता है पैदल क्यों चले, आप ऑब्जर्व कर पाओगे जीवन को, ठीक है। हमारे आसपास इतने ज्यादा विषय है कि हमको कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज विषय है ना हमारे पास। तो आप भी विषय हो, एक कैमरामैन भी विषय है, मैं भी एक विषय हूँ। जब हम बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ हमारे एक विषय, एक टॉपिक से टॉपिक, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट हमारे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक पान की दुकान पे जाओ, आप मॉर्निंग में जाओ 10 से 12, वहाँ एक अलग क्राउड होगा, मॉर्निंग का क्राउड अलग होगा। अच्छा, वहाँ पर जो 10 से 12 के टाइम भी जो क्राउड है वो बड़ा ही सीधा साधा एक ऐसे पात्र आएंगे जो बड़े फैमिलियर हैं, घर घरेलू पात्र आएंगे। लेकिन वही पान की दुकान जब आप रात में जाएंगे 11:30-12 बजे, तो वहाँ पे चीज़ें, एनवायरनमेंट चेंज हो गया होगा, तमोगुणी लोग आएंगे वहाँ। तो विषय है तो अपने आसपास, इसके लिए पैदल घूमना पड़ेगा। और पांचवी चीज़ मैं कहूँगा, फिल्म देखने की आदत डालें, फिल्म देखें। और मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा, अगर हिंदी फिल्म की बात करेंगे हम, सत्यजीत रे की फिल्म देखें आप। क्योंकि सत्यजीत रे ने रियलिज्म बेस्ड, 60s में, 70s में या 50s में, मुझे याद भी नहीं है, उन्होंने वो चीज दिखाई जो आज के टाइम में पॉसिबल है। रियलिटी बेस्ड मूवी Really फिल्म। based। ओवरऑल उनके साथ प्लस पॉइंट क्या था, क्योंकि वो फिल्म मेकर तो थे, हम्म, वो साथ में आर्टिस्ट भी थे, स्केचिंग और पेंटिंग आर्टिस्ट भी थे। तो उनका विजुअलाइजेशन दूसरे डायरेक्टर से कंपनीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे मेरा है। तो मैं यही कहूंगा यूथ को 180 डिग्री नजर रखो, हर मीडियम में काम करो। सॉफ्टवेयर आपका टूल है, आपका टैलेंट नहीं है। टैलेंट मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग रखनी है। तो ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग तब होगी जब इन चीजों को मानेंगे। बिल्कुल सही। और सामाजिक, जो आपकी एक आर्टिस्ट है, तो एक आर्टिस्ट को कमरे में बैठ के ना सड़ना नहीं चाहिए, बाहर निकले, वो सोशल लाइफ लीड करे, तो एक सक्सेसफुल वो आर्टिस्ट बन पाएगा, सक्सेसफुल फिल्म मेकर मिल पाएगा। क्योंकि उसको जब लोग मिलेंगे तो विषय मिलेगा तो वो बना पाएगा। तो यही है यूज से मेरी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर so कमिंग much। ऑन दिस एपिसोड, और हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते समय एक बात बोलूंगा आपको, जी। गौतम कवि जी, मैं शुक्रिया कहूँगा LTA को, लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन को, जिन्होंने एनिमेशन को उठा के इंडिया का फर्स्ट एक चैनल स्टार्ट किया है जो केवल और केवल एनिमेशन बेस्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और दूसरी पॉइंट के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया। यानी कहूँगा आपके इस चैनल का शिकार जो हूँ सबसे पहले मैं। नहीं, शिकार नहीं, एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे आपका चयन किया गया है, तो ये हमारे लिए भी, बड़े चैनल के लिए भी एक वो है कि आप जैसे आर्टिस्ट ने हमारा अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद कहूंगा, और मिलेंगे एक नई योजना के साथ जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट हम एक बहुत ही जल्द एक और हम एपिसोड करेंगे आपके साथ में। तो आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू Thank you वेरी so मच। much. थैंक यू, Thank you. थैंक यू guys for watching this episode of LTA. Let's talk about animation powered by Filmbox 2.0. आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलाएंगे, एनिमेशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।